कभी कभार एडवेंचर को हम नहीं बल्कि एडवेंचर हम ही चुनता है। एक बहुत ही लंबे समय तक एक बहुत ही यादगार गेम रही प्रिंस ऑफ पर्सिया का ओरिजिनल सिनेमैटिक ट्रीटमेंट देखने को मिला साल 2010 में, जो भले ही एक क्रिटिकल और फाइनेंशियल सिनेमैटिक सक्सेस ना हो, बट प्रिंस ऑफ पर्सिया जैसे लेजेंडरी गेम के लिए जो है वो यही है। और आज की वीडियो मौका होने वाली है इस मूवी के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने का, जिसके लिए आप में से बहुतों ने पिछले कम्युनिटी पोल में हमें वोट तो किया ही था, साथ ही आप में से कईयों ने इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द प्रिंस ऑफ पर्सिया मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इस मूवी के अंदर असैसिन्स क्रीड गेम के कौन कौन से ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं और एक्चुअली प्रिंस ऑफ पर्सिया और असैसिन्स क्रीड का क्या कनेक्शन है। जेक जिलेनहॉल ने दास्तान का रोल प्ले करने के लिए कौन कौन सी तैयारी की थी, किसने इस मूवी को समझने में डायरेक्टर माइक नेवेल की हेल्प की थी, क्या था इस मूवी का क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट, और फाइनली जानेंगे कि हमें प्रिंस ऑफ पर्सिया 2 आखिर क्यों कभी देखने को नहीं मिली। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स मुझे ये बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम मूवी बेस्ड है प्रिंस ऑफ पर्सिया नाम की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर, जिसे रिलीज और डेवलप किया था वीडियो गेम कंपनी यूबीसॉफ्ट ने। और पर्टिकुलरली प्रिंस ऑफ पर्सिया द सैंड्स ऑफ टाइम मूवी इस फ्रेंचाइजी के इसी नाम के 2003 के वीडियो गेम पर बेस्ड है, जो बेसिकली प्रिंस ऑफ पर्सिया के क्लासिक साइड स्क्रोलर गेम्स का एक मॉडर्न थर्ड पर्सन रीबूट था। इस गेम पर मूवी बनाने का जिम्मा अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर जेरी बकमायर ने उठाया था, जिन्होंने एक्चुअली 2003 में इस गेम की राइट्स को डिज्नी के लिए एक्वायर किया था, जहां पर इस गेम के क्रिएटर जॉर्डन मैकनर ने इस फ्रेंचाइजी की एक एनिमेटेड मूवी बनाने का भी कंसिडर किया था। लेकिन फाइनली इस मूवी को लाइव एक्शन ट्रीटमेंट दी गई, जहां पर इस मूवी को पहले एक्चुअली 2007 में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन 2007 से लेकर 2008 तक चली राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका स्ट्राइक के चलते इस मूवी को 2010 में रिलीज किया जा पाया। जेक जिलेनहॉल को इस मूवी के लीड रोल यानी दास्तान के रोल के लिए डायरेक्टर माइक न्यूवेल हमेशा से ही उन्हें ही कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो बेसिकली उन्हें 7 साल की उम्र से जानते थे और उन्होंने अपने दिमाग में जेक जिलेनहॉल के अलावा और किसी को इस रोल के लिए कंसिडर नहीं किया था। गैमा अर्टर्टन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर तमीना का रोल प्ले किया है, उनका प्रिंस ऑफ पर्सिया के साथ एक और कनेक्शन है, जिसमें उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी की क्लैश ऑफ टाइटंस मूवी के अंदर लो का भी कैरेक्टर प्ले किया है। लेकिन एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर लो पर्सियस की एक एंसेस्टर है और एक्चुअली पर्सियस के नाम पर ही पर्शियन एम्पायर का नाम पर्शिया पड़ा था। इस मूवी के अंदर गैमा अर्टर्टन के अलावा भी ईरानियन एक्ट्रेस गोल्डशिफ्ते फरहानी ने तमीना के रोल के लिए ऑडिशन देना चाहा था, लेकिन वहां पर उन्हें लंदन में ही ईरानियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उस समय ईरान में एक ऐसा रूल था जहां पर एक्टर्स को फॉरेन मूवी में अपेयर होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस ऑफ ईरान से परमिशन लेना पड़ता था। और जैसा कि उनकी बॉडी ऑफ लाइज मूवी को ईरान में क्रिटिसाइज किया गया था, उन्हें एक्चुअली ईरान से बाहर जाने के लिए मना किया गया था। इस मूवी के अंदर दास्तान का रोल प्ले करने के लिए जेक जिलेनहॉल ने बहुत कड़ी मेहनत की थी, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए स्वॉर्ड फाइटिंग के साथ साथ पार्कोर तक की ट्रेनिंग ली थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे स्टंट्स को खुद भी परफॉर्म किया है। माइक नोवेल, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, उन्हें इस सीरीज और इस गेम के बारे में कुछ भी खास ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन लकीली उनके पर्सनल असिस्टेंट को प्रिंस ऑफ पर्सिया के बारे में बहुत कुछ मालूम था, जिसके कारण उनके पीए ने उन्हें इस मूवी के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प की। इस मूवी की एकदम शुरुआत में ही हमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर दास्तान एक लकड़ी के छोर से ऊंचाई से कूदने वाला होता है और यहाँ पर कैमरा बिल्कुल उसके सर्कुलर घुमाया जाता है। वेल, यहाँ पर बेसिकली ये बहुत हद तक हिंट थी असैसिन्स क्रीड के गेम सीरीज के लीप ऑफ फेथ की, और यहाँ पर असैसिन्स क्रीड को भी यूबीसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। अब हो सकता है कि ये मूवी से जुड़ा हुआ कोई पर्टिकुलर फैक्ट ना हो, लेकिन अगर आप प्रिंस ऑफ पर्सिया के ओवरऑल गेम फैन हैं, तो आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि एक्चुअली यूबीसॉफ्ट की महा सक्सेसफुल गेम फ्रेंचाइजी असैसिन्स क्रीड होती ही नहीं अगर प्रिंस ऑफ पर्सिया नहीं होता। और अगर शॉर्ट में इस चीज को एक्सप्लेन करूं
तो 2007 के असैसिन्स क्रीड को पहले एक्चुअली प्रिंस ऑफ पर्सिया असैसिन्स के नाम से ही डेवलप किया जाना था, जहां पर एक्चुअली ये कहानी प्रिंस ऑफ पर्सिया की असैसिन बॉडीगार्ड्स की पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती। लेकिन यहाँ पर यूबीसॉफ्ट के कुछ क्रिएटर्स प्रिंस ऑफ पर्सिया की फ्रेंचाइजी को आगे न बढ़ाकर कुछ अलग करना चाहते थे। यही कारण है कि प्रिंस ऑफ पर्सिया असैसिन्स को सिर्फ और सिर्फ असैसिन्स क्रीड के रूप में नए तरीके से बनाया गया और दूसरी ओर प्रिंस ऑफ पर्सिया के रिबूट को भी लॉन्च किया गया। लेकिन जहां पर असैसिन्स क्रीड की ओरिजिनल गेम 12 से 13 मिलियन यूनिट्स बिकी थी, प्रिंस ऑफ पर्सिया की रिबूट उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसके कारण यूबीसॉफ्ट ने सिर्फ और सिर्फ असैसिन्स क्रीड पर ही फोकस करने का फैसला किया। और आज असैसिन्स क्रीड के कई सीक्वल्स आ चुके हैं, जहां पर इसके लगभग 100 मिलियन कॉपीज दुनिया भर में बिक चुकी हैं। एंड ऑफ कोर्स असैसिन्स क्रीड में असैसिन वर्ड एक्चुअली पर्शियन वर्ड हसासिन से मिलकर बना है, जिसका रेफरेंस इस मूवी के अंदर भी देखने को मिला था। उन्हें इसी नाम की रियल लाइफ कल्ट पर मॉडल किया गया था, जिसकी शुरुआत 1090 में हसन इब्न सबाह ने की थी और ये अलामुत में रहा करते थे, जो बेसिकली आज के जमाने में नॉर्दर्न ईरान है। इस कल्ट का इस्तेमाल पॉलिटिकल असैसिनेशंस और लेवरेज के लिए किया जाता था, जहां पर ये माइंड कंट्रोल और ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते थे। स्क्रीन राइटर रॉबिन मॉर्निंगस्टार ने इस मूवी को एक्चुअली बहुत पहले बनाने का सोचा था और वो बेसिकली 1989 के ओरिजिनल प्रिंस ऑफ पर्सिया की गेम की कहानी को ही डेवलप करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि 2003 की सैंड्स ऑफ टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम साबित हुई थी उनके और डिज्नी ने इस आइडिया को खरीद लिया था, उनके उस ओरिजिनल मूवी के प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया। अब बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर जिस दास्तान की कहानी को दिखाया गया था उसके नाम दास्तान का एक्चुअली मतलब क्या है। जैसा नाम सुनने से लगता है, पर्शियन में दास्तान का मतलब स्टोरी होता है, जो बेसिकली मोस्टली ओरल और फोक टेल्स हुआ करते थे। साथ ही साथ दास्तान उन लोगों को भी कहा जाता था जो बेसिकली अपने समुदाय और ट्राइब को इन्वेडर्स से बचाते थे। और इस केस में प्रिंस ऑफ पर्सिया की कहानी और उसकी ब्रेवरी को ये नाम बहुत अच्छे से सूट करता है। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग 2008 में चालू हो गई थी, जहां पर इस मूवी की शूटिंग मोरक्को और इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियोज में हुई है, जहां पर बेसिकली कई सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज के शूट होने के कारण इसे जेम्स बॉन्ड स्टूडियोज के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर वैसे तो कई सारी शूटिंग मोरक्को के लाइव लोकेशंस पर की गई है, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लैंड के साउंड स्टेज के अंदर कई सारे बेहतरीन ऑन सेट प्रैक्टिकल लोकेशंस को भी बनाया गया था। अब अगर बात करें इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की, तो बात करें क्रिटिकली तो इस मूवी का कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, जहां पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे लोगों को कुछ खास सब्सटेंस नहीं मिला, जिसके कारण ये किसी और एडवेंचर मूवी के मुकाबले बहुत ज्यादा फीकी साबित हुई थी और ऑडियंस की तरफ से जनरली इसे नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। यही कारण है कि इस मूवी की 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के खर्च करने के बावजूद भी इस मूवी ने ज्यादा से ज्यादा 336 मिलियन डॉलर्स ही वर्ल्ड वाइड कमाए। एंड ऑफ कोर्स इसे किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था। और अगर आपका सवाल है कि इस मूवी का सीक्वल क्यों नहीं आया, तो उसका एक तो सबसे बड़ा रीजन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो था ही साथ इसके लीड एक्टर जेक जिलेनहॉल ने भी अपने इस मूवी में काम करने के फैसले को भी खूब ज्यादा कोसा और आगे जाकर जैसा कि प्रिंस ऑफ पर्सिया फ्रेंचाइजी गेम के अंदर भी असैसिन क्रीड के पीछे दब गई, इसके सीक्वल के आने का कोई और चांस ही नहीं बना। और जैसा डिज्नी उम्मीद कर रही थी कि वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बाद एक और सक्सेसफुल लाइव एक्शन फ्रेंचाइजी बनाएगी, उसका सपना ही रह गया। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द प्रिंस ऑफ पर्सिया मूवी फैक्ट्स। ये मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी और ये मुझे बहुत पसंद आई थी और इसी के बाद मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम को भी खेलना शुरू किया था, बट सैडली इसका कंटिन्यूएशन डिज्नी के अंदर नहीं बन पाया। होपफुली डिज्नी इसे किसी प्रकार से रीबूट जरूर करने की कोशिश करेगी। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।